Very good morning, dear students, class 12. Students, today we are going to discuss some important topic about the realization expense. In the last video, we have already discussed about the realization account, and we create a very better understanding about the how we will make a realization account where assets will be recorded and where liabilities will be recorded, and how assets will be realized in form of cash and how liabilities will be paid in by cash. तो वहाँ पे वो चीज़ें जो है ट्रीटमेंट जो आपने देखा था, एंड लास्ट वीडियो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरीके से आप डेबिट और क्रेडिट में चीज़ों को सेट करेंगे, एंड वहाँ आपने जर्नल एंट्री भी देखा था कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे इन द फॉलोइंग केसेस. सो दैट वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन सी. आई थिंक आपने देखा भी होगा. सो टुडे व्हाट इज़ न्यू? In the last video, I already discussed about the realization expense. There are realization expense in the debit side of the realization accounts. You have to pay that expense by to bank if the payment is made by the firm, and to partners capital if the payment is made by the partner. So here topic is realization expense. तो हमने realization expense के एक टॉपिक को ही ले लिया है, किस तरीके से हमें इसको डील करना है. क्योंकि आप कई टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, कभी कभी आपने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी देखी होगी, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंस का जो ट्रीटमेंट होता है वो बेटा क्लियर नहीं हो पाता. उसके पीछे रीजन है. रीजन ये है कि अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग अलग बुक से लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है कि किस तरीके से हम इसको डील करेंगे. क्योंकि जो स्टेटमेंट लिखा रहता है उस स्टेटमेंट में भी प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चंस को समझा कैसे जाए और क्वेश्चंस को किया कैसे जाए. आज बेटा जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन एक्सपेंस का एकदम ठीक और सॉलिड, ये नहीं कि कोई कंफ्यूजन, यानी कि उसकी जगह पे कोई और केस आएगा. वन वे चलेंगे और सिंगल ही आप एक ही बार में समझ जाएंगे कि किस तरीके से रिलेशन अकाउंट को हमें या रिलेशन एक्सपेंस को ट्रीट करना है. फर्स्ट ऑफ अबाउट द रिलेशन एक्सपेंस. सर ये रियलाइजेशन एक्सपेंस होता क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो जब हम सामान को बेचने, जब हमारा फर्म डिसॉल्व हो जाता है, तो डिसॉल्व होने की कंडीशन में जब हम फर्म के असेट्स और लाइबिलिटीज को रिकवर करते हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज को, असेट्स को बेचते हैं, लाइबिलिटीज की रिकवरी करते हैं, तो दैट टाइम सम एक्सपेंसेस फॉर द रियलाइजेशन. सपोज दैट कि आपने बिल्डिंग वगैरह बेचनी है, आपने जो है मशीनरी की नीलामी करवानी है, आपने जो है फर्नीचर की नीलामी करवानी है, या कुछ भी करवाना है, तो जो वहाँ का कोर्ट की तरफ से कोई ऑक्शनर अपॉइंट किया गया, जो भी होता है, तो एट द लास्ट, एट द एंड ऑफ सेशन, जब भी आप खत्म कर रहे हो, जब भी अपने फर्म को, या एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि कुछ एक्सपेंसेस भी आपको करने होते हैं. वो एक्सपेंसेस कमीशन के तौर पे आप कह सकते हैं, वो एक्सपेंसेस किसी और फॉर्म में कह सकते हैं, या आपने टेंट वगैरह लगवा करके अगर व्यवस्था कर रखी है, तो उस कंडीशन में भी जो खर्चे आते हैं 2-4-10,000 15-20,000 रुपए, उस खर्चे को बोला जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंस दैट इज अराइज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. सो उस पेमेंट को कभी कभी क्या होता है कि फर्म का जो कैश रखा है उस कैश में से निकाल करके पेमेंट कर दिया, चलो ठीक है 10,000 का पेमेंट हो गया. कभी कभी क्या होता है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर, एक्स निकाल, चलो मैं अपनी पॉकेट से देता हूं. तो इसके 5-6 केस हो सकते हैं. जितने केसेस पॉसिबल केसेस उसको मैंने लिख दिया है, और हर एक केस में एंट्री क्या होती है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड ने आपसे डायरेक्ट पूछ लिया है कि इस क्वेश्चन की क्या एंट्री होगी, या इस क्वेश्चन में कौन सा क्रेडिट होगा, कौन सा डेबिट होगा. एज पर द न्यू अमेंडमेंट जब से सीबीएसई का आया है बेटा, तो 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वहां से एमसीक्यू ही बनते हैं. तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट जनरल एंट्री में भी आपको पूछ लेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे. तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में. अभी आप पहले कंसेप्ट देखिए. फर्स्ट है व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म. अगर एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म बोलता है रिलेशन एक्सपेंस का, तो ये इस तरीके से भी बोलेगा कि एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म और देयर आर नो इंफॉर्मेशन फॉर द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस. सपोज दैट इन द क्वेश्चन देयर आर रियलाइजेशन, क्वेश्चन में दे दिया गया कि रियलाइजेशन एक्सपेंस वो 10,000 है. At the dissolution of a partnership firm, there is a realization expense is 10,000, but there is no information that payment is made by the partner or made by the firm, or that payment is made by cash or bank. कुछ भी कोई information नहीं है. तो in such a case when there is no information about the realization expense, who will pay that amount, और देयर इज नो इन्फॉर्मेशन दैट पेमेंट इज मेड बाय फर्म, तो आप ये भी यही समझेंगे कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस के पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आने वाला रियलाइजेशन एक्सपेंस हमेशा फर्म ही पे करती है. और उस कंडीशन में ये एंट्री आप पास करते हैं, जो कि 60% केसेस में आपको अप्लीकेबल मिलेगा देखने के लिए. रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सॉरी एक्सपेंस नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, डायरेक्टली टू बैंक होता है ये.
तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है सीधे सीधे ये क्या है, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। तो ये आप ध्यान रखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। आपको मैंने कई बार बताया है एक्सपेंस पेड, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिसोल्यूशन के केस में बहुत ही रेयर केस में किसी आइटम का नाम यूज होता है और वो भी असेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें बाकी टाइम पेमेंट की बात हो या पेमेंट आने की बात हो या पेमेंट जाने की बात हो, हर कंडीशन में रियलाइजेशन को डेबिट या रियलाइजेशन को क्रेडिट किया जाता है बैंक के साथ। कभी भी आप किसी आइटम का नाम नहीं लेंगे। हालांकि यहाँ पे बोला गया रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया गया, बट यू नीड नॉट टू पास अ जर्नल एंट्री अबाउट द रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, नथिंग, इट विल बी रॉन्ग। यू हैव टू ओनली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, डायरेक्टली इट विल बी पे। ब्रैकेट में आप चाहे तो स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं कि दैट वाज रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। इन द सेकंड केस, व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आर पेड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ऑन बिहाफ ऑफ फर्म का मतलब है कि सपोज दैट देयर आर 3 पार्टनर, पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई, पार्टनर जेड। 3 पार्टनर इस फर्म में अवेलेबल थे, तीनों मिलकर के फर्म को में वर्किंग थे और खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि फर्म को डिसॉल्व करना पड़ रहा है, कोई भी केस हो सकता है। तो डिसॉल्व करने की सूरत में हुआ कि भैया ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस बन रहा है, ये जो 1000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस बन रहा है, एक काम करो आप पे कर दो। यक्स से बोला गया कौन पे कर दो, आप पे कर दो। यक्स बोला यस आई कैन पे, मैं पे कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिमाग में रखिए कि व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आर पेड बाय द पार्टनर, पार्टनर ने पे तो किया बट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। मतलब ऑन बिहाफ ऑफ फर्म का मतलब उस पर्टिकुलर पेमेंट को करने की जिम्मेदारी जो थी वो फर्म की थी। ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, उस पेमेंट को करने की जिम्मेदारी फर्म की थी, बट फर्म के पास उसमें पैसा नहीं होगा या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि दैट टाइम देयर इज नो कैश इज अवेलेबल, दैट्स व्हाई द पेमेंट इज मेड बाय द पार्टनर। तो अगर आपने रियलाइजेशन का पेमेंट खुद से किया, बैंक से किया, फर्म ने किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट इफ द पेमेंट इज मेड बाय द पार्टनर देन एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे और ध्यान रखेंगे उसी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट करेंगे जिन्होंने ये पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे, एक एक केस देखते रहिए। तो ये भी हो जाएगा। सेकंड सी पे बात आती है। सी जो है काफी इंपॉर्टेंट केस है। व्हेन द फर्म हैज एग्रीड टू पे फिक्स्ड अमाउंट टू द पार्टनर टुवर्ड्स द रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड द पार्टनर हैज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब की बार क्या हुआ है, फर्म ने डिसाइड किया कि फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजेशन आई विल पे 10,000 टू एक्स। रियलाइजेशन के पर्पज के लिए मैं एक्स को 10,000 दूंगा। कितना दूंगा, 10,000 दूंगा। तो एक्स इज एग्री टू रिसीव दैट पेमेंट कि ठीक है मैं 10,000 में पूरा रियलाइजेशन करवा दूंगा। अब पेमेंट चाहे वो 10,000 में हो जाए या 8,000 में हो जाए या 12,000 में हो जाए। अब ध्यान सुनिएगा ऐसा केस क्या आ रहा है। इस केस में ध्यान से देखो बेटा, इस केस में है ऐसा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस के रिगार्डिंग पार्टनर की बात फर्म से हो जाएगी कि चलो ठीक है 10,000 में पूरा रियलाइजेशन एक्सपेंस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां देखो मैंने एक वर्ड रखा है रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन का मतलब है कि इन सच ए केस फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजेशन पार्टनर रिसीव अ रेम्यूनरेशन फॉर द रियलाइजेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब है जैसे आपने देखा पार्टनर को सैलरी वगैरह मिलती है, पार्टनर को कमीशन वगैरह मिलता है, वैसे ही फर्म ने डिसाइड किया ठीक है यक्स भाई यक्स देखो तुम्हारी बात है, तुम फर्म के पार्टनर हो, मैं तुमको जो है रियलाइजेशन एक्सपेंस करवाने के लिए तुम की हो सकता है कि तुम्हारा उस एरिया में बढ़िया वर्क रहा हो या वहां पे लोगों से व्यवहार आपका अच्छा रहा हो किसी भी तरीके से, तो यक्स को दी देगी जिम्मेदारी, यक्स को जिम्मेदारी दी गई कि आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस के पर्पज से 10,000 रुपये मिलेगा। अगर यक्स एग्री होता है तो बात डन है। यक्स एग्री हुआ तो when the firm has agreed to pay fixed amount to the partners towards the realization expense and the partner has to bear all the expenses of the realization। अब जो भी expenses आएंगे रियलाइजेशन के उन सब पे किसको पे करना पड़ेगा, पार्टनर को पे करना पड़ेगा। क्योंकि आप फर्म की बात कर रहे हैं तो पार्टनर का कितना लायबिलिटी बनता, पार्टनर कितने में सेटल कर लेता अपना अपना व्यवहार के हिसाब से, तो उससे आपको नहीं मतलब है। बात यह है कि फर्म का यक्स से क्या बात हुई, फर्म की यक्स से बात हुई कि फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजेशन आई विल पे यू 10,000। तो 10,000 का आप एंट्री करेंगे। क्वेश्चन में दिखा रहेगा कि 10,000 से बात हुई बट द एक्चुअल एक्सपेंस इज 8,000, बट द एक्चुअल एक्सपेंस इज 12,000। तो एक्चुअल एक्सपेंस चाहे 8,000 रुपया चाहे 12,000 रुपया, उसकी एंट्री आपको नहीं करनी है। वो तो बेनिफिट या लॉस वो होगा, वो यक्स का होगा, तो यक्स उसको अपने पर्सनल अकाउंट में दिखाएगा, वो यक्स का मैटर उस से नहीं मतलब है। हम अब फर्म है तो हम फर्म के हिसाब से यही सोचेंगे कि हमारी जो आपकी बात हुई थी वो 10,000 में हुई थी, तो द एंट्री जो है इसी पे सेम होगी जो है
रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बार बार एक्सपेंस मुंह से निकलता है डेबिट होने एक्सपेंसेस की वजह से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स, ये केस आपको जो 40% केस में आपको यही मिलता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर से देखिए, व्हेन द फर्म हैज एग्रीड टू पे, अब फर्म ने कहा कि ठीक है भाई रियलाइजेशन के लिए मैं आपको 10,000 में एग्री हूं, तो अगर ये एक्स यहाँ पे बात आए कि एक्स से बात हुई थी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल हो जाएगा 10,000, रियलाइजेशन वाले अकाउंट में 2x कैपिटल 10,000 दिखाया जाएगा। तो लेजर के रूल के हिसाब से रियलाइजेशन वाले में 2x कैपिटल और x के कैपिटल में बाय रियलाइजेशन चला जाएगा, लेजर का रूल जो आपने 11th में पढ़ा था, ठीक है। अभी स्टूडेंट अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे ही बोल दे कि बट द एक्चुअल एक्सपेंस वाज 8,000 बट द एक्चुअल एक्सपेंस वाज 20,000, सो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। व्हाट वाज एक्चुअल एक्सपेंस या व्हाट विल बी एक्चुअल एक्सपेंस दैट डजंट मैटर फॉर यू, यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री ओनली टिल द अमाउंट व्हिच आर एग्रीड बाय द फर्म टू द पार्टनर, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ इंफॉर्मेशन की, समझ में आ गया होगा बेटा, अगर समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है उसको आप व्हाट्सएप से या फिर जो है कमेंट सेक्शन से भी आप उसको जो है पूछ सकते हैं। फोर्थ है when the realization expense are to be borne by the partner and paid by the firm, that is very important, when realization expense are to be borne by the partner and paid by the firm, ठीक है। फर्म ने कहा देखो भैया मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस में कुछ देने वाला हूं नहीं, कोई पार्टनर एग्री ही नहीं था, कोई पार्टनर एग्री नहीं था, लेकिन यक्स ने फर्म में से 2-4,000 10,000 रुपए निकाल लिया कि रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए, लेकिन फर्म एग्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जी बॉर्न जो लिखा, बॉर्न का मतलब काफी खास है, बॉर्न का मतलब है यक्स की वजह से या किसी पार्टनर की वजह से रियलाइजेशन का खर्चा आया है। When the realization expense are to be born, मतलब born का वही मतलब है जैसे born का मतलब था पैदा होना, तो यहाँ पे मतलब जनरेट होना। तो when the realization expense is generated by the partner, या पार्टनर किसी पार्टनर के द्वारा अगर रिलेशन एक्सपेंस का जन्म हुआ है या रिलेशन एक्सपेंस बना है एंड उसको अगर इसने पे किया तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि यक्स की वजह से 10,000 रुपए रिलेशन एक्सपेंस हुआ और उस 10,000 का पेमेंट किसने कर दिया, फर्म ने कर दिया। तो फर्म कहेगा कि भैया ये पेमेंट मैं मान ले रहा हूं, आपको कर रहा हूं, ठीक है। इस कंडीशन में एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसी स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां तो रियलाइजेशन का नाम ही नहीं आया, क्या नहीं आया, रियलाइजेशन अकाउंट का नाम नहीं आया। इसलिए बेटा रियलाइजेशन अकाउंट का नाम यहां पे नहीं आ रहा है, बिकॉज द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन इज बोर्न बाय द पार्टनर, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर। तो यहाँ पे फर्म क्या करेगी भाई, मैंने थोड़ी बोला था कि आप जो टेंट लगवा करके जो चीजों को बेचो, लेकिन आपने जो अपने तरीके से जिम्मेदारी ली तो दैट इज योर पर्सनल एक्सपेंस, यू हैव टू डू, डजंट मैटर फॉर मी, दैट्स व्हाई द रियलाइजेशन एक्सपेंस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर। पार्टनर के द्वारा इसका जन्म हुआ, पार्टनर की वजह से जन्म हुआ, बाकी पार्टनर एग्री नहीं थे, बाकी पार्टनर नहीं एग्री थे, इसी वजह से बोला जाएगा कि फर्म भी एग्री नहीं है। तो उनका जिम्मेदारी था हमको देना था, लेकिन उनकी जिम्मेदारी का पेमेंट फर्म ने कर दिया, तो फर्म बोलेगा कि हमने ऑलरेडी पार्टनर को इतना रुपया दिया हुआ, अभी ये पार्टनर के कैपिटल से कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है रियलाइजेशन एक्सपेंस, ध्यान से देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न एंड पेड बाय द पार्टनर, किसी पार्टनर के द्वारा ये जनरेट भी हुआ, किसी पार्टनर की वजह से जनरेट भी हुआ और उसी पार्टनर ने इसको पेमेंट भी कर दिया। तो ये बताओ, मैं फर्म का पार्टनर, सपोज दैट कि मैं फर्म का पार्टनर हूं और पार्टनर्स जो है या फर्म एग्री नहीं रिलेशन एक्सपेंस के लिए, लेकिन हमने अपने तरीके से टेंट लगवा करके 2,000 रुपये खर्चा कर दिया और 2,000 रुपये का खर्चा मैंने किसी से बताया भी नहीं, अपने पॉकेट से पेमेंट कर दिया। तो बताओ फर्म को कोई मतलब है, दैट एक्सपेंस इज बोर्न बाय यू एंड पेड बाय यू। if the realization expense borne and paid by the partner या borne and paid by the partners by his own pocket, so need not to open या need not to pass any journal entry, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे no entry will be pass। यह क्वेश्चन में कई बार आ चुका है, no entry will be pass if the realization expense is borne and paid by the partner, ठीक है। तो that is very important concept for the realization expense, इससे ज़्यादा आपको इससे बाहर की चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। क्वेश्चंस में क्वेश्चन करते समय हम इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। अभी के लिए बेटा आप इतना नोट कर लो, फिर बाकी की बातें जो है हम आगे करते हैं। इसको पहले इतना नोट कर लीजिए आप।
ओके बेटा, तो आपने नोट कर लिया होगा चीज़ों को, मैंने बताया इंपॉर्टेंट है तो आपने शायद ये भी ध्यान दिया होगा, सर ने बोला इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट है भी वो। हम थोड़ी सी बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। चूंकि बेटा आपको मैंने बताया है कि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द लाइबिलिटी इन द रियलाइजेशन अकाउंट यू नीड नॉट टू रिकॉर्ड एनी रिजर्व इन द रिलेशन अकाउंट, ये मैंने आपको बताया है। लेकिन बेटा रिलेशन अकाउंट में जब आप लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जो बैलेंस शीट में से, जिस बैलेंस शीट में से हम रिलेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, सपोज दैट वो बैलेंस शीट हमारे सामने इस तरीके से है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी के तौर पे WCR मिल सकता है, और ये WCR सपोज दैट 10,000 का है, ठीक है। तो क्या इसका ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में बनेगा या नहीं बनेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसी को देखते हैं बेटा। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में इस WCR को नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स होता है, बाय रिकॉर्ड ऑल लाइबिलिटीज होती है। सेकंड वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया गया, जो नहीं देखे उसको जाकर के फिर से देखिए। टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स होता है, बाय रिकॉर्ड ऑल लाइबिलिटीज होती है, और ये भी बताया गया कि लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते समय कोई भी रिजर्व यहाँ पे आना नहीं चाहिए। लेकिन बेटा अगर WCR का 10,000 है और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो 10,000 को सीधे सीधे पार्टनर्स के कैपिटल में आप डेबिट कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ देयर इज नो एनी क्लेम या नो इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इस WCR को क्या करेंगे, सीधे सीधे WCR अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो आप कहेंगे सर ये चीजें हम तो जानते थे, आप इसको बताने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल मेरा बेटा, अगर आप जानते हो तो खुशी की बात है, मुझसे ज्यादा खुशी किसको हो सकती है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये केस ना दे करके केस बी दे दिया कि इफ देयर इज क्लेम, आपको बताने का मेन मोटिव मेरा यही है कि इफ देयर इज क्लेम ऑफ ₹8,000, कितने का क्लेम है, 8,000 रुपए का क्लेम है। तो कहीं ना कहीं अब आप फंस गए कि सर क्या होगा, क्या रियलाइजेशन में जाएगा या सीधे सीधे पार्टनर के कैपिटल को मिलेगा। तो बेटा ध्यान से देखना, इस WCR में 10,000 है और इस 10,000 में 8,000 का क्या है, क्लेम है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तो जो क्लेम है दैट इज योर liabilities, and if the liabilities is created that's why it will be recorded in the relation account। तो यहाँ पे जितने की क्लेम आया है बाय WCR आपका चला जाएगा 8,000, कितना चला जाएगा, 8,000, ठीक है। तो आपके रिजर्व में से 8,000 आपका यहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा बेटा, रिलेशन अकाउंट में, और जितने का क्लेम आया है 8,000 का उतने का पेमेंट भी हो जाएगा। तो इस केस में हम दो जर्नल एंट्री पास करेंगे, वो ध्यान से देखेंगे आप। पहले तो हम रिलेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ध्यान से देखना कितने का WCR था, सर WCR 10,000 का था, इसमें से 8,000 का क्लेम वो रियलाइजेशन के नाम से जाएगा। मैंने बोला भी आपको कई बार कि 90% केसेस में रिलेशन अकाउंट ही यूज करना है, भले ही आइटम कोई भी हो। तो WCR अकाउंट डेबिट क्लेम कितने का था, 8,000 का, लेकिन हमारे पास WCR कितने का, 10,000 का। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा 10,000 से डेबिट कर दिया। पहले तो कोई क्लेम नहीं, तो सीधे सीधे कहां चला गया पूरा पैसा, पार्टनर के कैपिटल में। अब की बार क्लेम है तो रिलेशन में 8,000 चला जाएगा, जो कि बाई साइड जाएगा, और टू पार्टनर्स कैपिटल, भाई जो बचा है जिसपे किसी का हक नहीं है उस पर तो सब लोग राजी हैं ही लेने के लिए। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,000, कितना बचेगा, 2,000। यहीं पे आपकी कहानी खत्म नहीं होगी बेटा। अभी आपको रिलेशन अकाउंट में इस पर्टिकुलर लाइबिलिटीज के लिए पेमेंट भी दिखाना है, तो दो एंट्री, एक एंट्री और हो जाएगी यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 8,000 एंड 8,000। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। WCR को डेबिट करके टू रिलेशन डाला 8,000, और जो आपने क्रेडिट में रिलेशन फालतू में एक इफेक्ट डाल रखा है 8,000, दैट इफेक्ट विल बी मिनिमाइज टू रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, जैसा भी इंफॉर्मेशन हो क्वेश्चन में, आप 8,000 का पेमेंट कर देंगे, उसको रोकेंगे नहीं, ठीक है। ये इतनी बात के साथ साथ एक बात और मेरे दिमाग में है, वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब सारी चीजें आपको पता है तो ये भी पता ही होनी चाहिए, ठीक है। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो ये भी पता होना चाहिए कि सर पढ़ा रहे हैं हमें, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे बेटा बात हो रही है IFR की।
सर WCR के साथ साथ बैलेंस शीट में IFR भी देता है। क्या देता है? IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने लोगों को पता है? आप ही से बात कर रहे हैं हम, आपको पता है ना? हंस रहे हो यार, हंसने की बात नहीं बेटा। IFR आपको पता है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर बेटा बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? चूंकि बेटा जब भी आपके, ये देखो, कभी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर इस साइड आएगा तो इस साइड इन्वेस्टमेंट भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। बिना इन्वेस्टमेंट असेट्स में हुए अगर असेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इसका सवाल ही नहीं उठता। तो इन्वेस्टमेंट इस साइड होगा तभी यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनेगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, चूंकि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट में टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स करते हैं तो टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स करते समय यहां पे इन्वेस्टमेंट का बड़ी आसानी से चला जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे कोई बाउंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे टू रिकॉर्ड ऑल असेट्स करते समय, किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर काफी तेजी से पढ़ा रहे हैं बेटा, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो इन्वेस्टमेंट आपने यहां पे रख दिया सीधे सीधे। तो अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को यहां पे रख दिया तो ये जो IFR है, इस पर्टिकुलर IFR का काम है या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। ये IFR आपका है 10,000। कितने का IFR है? 10,000, ठीक है। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन है कि सर कितना IFR रखा जाएगा? आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, बेचने से पैसा ज्यादा मिल गया, तो इन्वेस्टमेंट यहां नहीं रखा जाएगा। अदरवाइज जब आप इन्वेस्टमेंट यहां रख रहे हैं तो इससे जुड़ा हुआ रिजर्व भी यहीं चला जाएगा बाई IFR, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आएगा कि सर ने कहा था कि लायबिलिटीज में हम रिजर्व को नहीं रखेंगे, लेकिन उस रिजर्व में खाली जनरल रिजर्व ऐसा है जिसको डेफिनेटली नहीं रखा जाएगा। बाकी WCR और IFR के लिए केस अवेलेबल है, ठीक है। यहां पे पूरा अमाउंट आप 10,000 रख देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इसके उतार चढ़ाव की बात करता है 8,000 12,000, तो आप उस 8,000 12,000 कंसिडर करते समय जितना कम पड़ेगा पैसा उतना अमाउंट आप यहां रख करके बैलेंस को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। बाकी कितना पैसा आ रहा है बेचने से उससे आपको कोई ज्यादा मतलब नहीं है। और बाकी बैलेंस जो बचेगा रिजर्व का, उसका तो सेम नेचर होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, चाहे IFR हो चाहे WCR हो, डेट विल बी डेबिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मुझे नहीं तो कोई डाउट है, अगर कोई डाउट हो बेटा आप जो है व्हाट्सएप से उसको जो है या मैसेजेस से किसी भी तरीके से ऑन कॉल आप उसको जो है रिकवर कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।